हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एड्यूका हाउस में। दोस्तों, ये जो चैनल है इसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं आपको एकदम लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी। आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ये चैनल जो मैंने बनाया है बच्चों को हेल्प करने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से अपने एनसीईआरटी बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ पाए, समझ पाए। तो इसी क्रम में आज हम लोग क्लास 8 का जो सिविक्स है उसका पहला जो चैप्टर है, और पूरे बुक की बात करें तो 5th चैप्टर जो है, जिस चैप्टर का नाम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, और आपने पहले भी इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पिछले कुछ क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नया है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो तीन सवाल जो हैं उसका जवाब हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। पहला सवाल जो है वो है, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से इस चैप्टर में समझने वाले हैं। दूसरा, इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, यानी कि इलेक्शन का जो सिस्टम है वो क्या होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है हमारे देश में जो इलेक्शन का सिस्टम है, हमारे देश में जो हर एक 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत इलेक्शन हो, तो ये इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा सा ये चैप्टर है, और ये चैप्टर आपको कई सारी चीज़ें समझने में हेल्प करने वाली है। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सीधा टॉपिक पर आते हैं। पहला जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बच्चों, ये जो वर्ड है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से 3 शब्द हैं पहले समझते हैं। पहला है यूनिवर्सल, दूसरा है एडल्ट, और तीसरा है फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल का मतलब होता है एवरीवन। यूनिवर्सल का अगर आप लिखना चाहें तो यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पर सिंपल सा हुआ एवरीवन, यानी कि हमारे देश में आप लोग जानते होंगे कि वोट देने का जो अधिकार है, जो राइट टू वोट है, वो हर व्यक्ति को है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मेल हो, फीमेल हो, एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल सच थिंग, एवरी पर्सन इन आवर कंट्री हैज़ द राइट टू वोट। तो यहाँ पर यूनिवर्सल का मतलब हुआ सब लोग। एडल्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो 18 या 18 से प्लस है, 18 या 18 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको हम लोग एडल्ट कहते हैं। अच्छा, फ्रेंचाइज का क्या अर्थ होता है। फ्रेंचाइज शब्द का देखिए आपके बुक में दिया हुआ भी है। फ्रेंचाइज का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कोई भी अधिकार जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी सरकार जो है वो हमें देती है। तो फ्रेंचाइज का मतलब हुआ राइट। यहाँ पर किस राइट की बात हो रही है, यहाँ पर वोटिंग राइट की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वोटिंग राइट दिया हुआ है। अगर आप आर्टिकल की बात करें तो मैं आपको आर्टिकल भी बता दूं। आर्टिकल नंबर है आर्टिकल 326। इस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, हमारे देश के जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबको वोटिंग राइट दिया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला पैराग्राफ, जो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। बच्चों, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अभी आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके जो क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स हैं एनसीईआरटीज़ के, वो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वुड बी अ फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी राइट फ्रॉम द आउटसेट। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, आप लोग जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कब बनकर तैयार हुआ। 1949 में जो है बनकर तैयार हो जाता है। फिर हमने कुछ महीने इसको रोककर 1950 में इसको लागू कर दिया। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोट, इस चीज़ को, इस फीचर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनते समय ही, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय ही इस फीचर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। स्टार्टिंग से ही, ये नहीं कि बीच में आया या बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ऐसा नहीं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझते हैं। और यहाँ से दोस्तों आपको आपके एग्ज़ाम में एक सवाल आ सकता है।
एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो यहाँ से पूछा जा सकता है, सीधा सा जो सवाल आ सकता है, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? तो बहुत ही एकदम अच्छे से आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है? दिस मीन्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन गेट्स वन वोट एंड ऑल वोट्स हैव इक्वल वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका। सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि हर एक हमारे देश में जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं उनको एक वोट देने का अधिकार है, और उनके एक वोट का जो वैल्यू होगा वो एक होगा। यानी कि इसको सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? वन पर्सन, आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, वन वैल्यू। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? हेंस एवरी इंडियन सिटीजन एज्ड 18 एंड एबव, है ना, 18 या 18 से ज़्यादा उम्र के जितने भी हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के जो सिटीजन हैं, उनको राइट टू वोट, यानी कि उनको वोट देने का अधिकार है। अब देखिए, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी क्रीड, किसी भी रेस, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर या एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, इकोनॉमिक या इनकम बैकग्राउंड कुछ भी हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। मतलब यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का एक सिटीजन होना चाहिए, और उनकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों यूनिवर्सल शब्द का यही मतलब है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, जो मैंने बताया अभी शुरू में कि यूनिवर्सल का मतलब हुआ कि सारे लोग, एवरीवन, ठीक है। तो ये था बेसिक्स जो हमने अभी देखा इसमें, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, यानी कि 18 या 18 से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, ये सब जानते हैं हम लोग। लेकिन क्या शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो क्या यही चीज़ था? क्या ऐसा ही सिस्टम था? तो नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज था। क्या चेंज था? कि पहले 21 ईयर्स के जो लोग होते थे उनको वोट देने का अधिकार था। मिनिमम एज जो था वोटिंग का वो था 21, ठीक है। पहले क्या था? मिनिमम एज जो था दैट वाज 21। लेकिन इसको घटाकर 1988 में इसको घटाकर 18 कर दिया गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि किस ईयर में जो है 21 जो मिनिमम वोटिंग एज था उसको घटाकर 18 किया गया। तो यहाँ से भी आपको याद रखना है, ये ईयर याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो आपको सोचना है कि ये आपके लिए, मतलब हमारे देश के लिए ये सही कदम था या गलत कदम था, क्या था, आपको क्या लगता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। ये जो वोटिंग एज कम किया गया इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो आप बताइए ज़रूर, ठीक है। ये आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, है ना। ताकि इससे जो है हमें वोटिंग राइट मिलता है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं, है ना, जो कि इस देश को चलाते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, इलेक्शंस टू लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड ऑल द लोकल इलेक्शंस इन विलेजेस एंड सिटीज़ आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। जैसे देखिए मैंने आपको बताया ना आर्टिकल 326, देखिए तो यहाँ से भी आपको सवाल आ सकता है। तो इसमें क्या लिखा है कि हमारे देश में लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हर एक राज्य में जो विधानसभा है, हर एक, हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स हैं और हर एक राज्य में आप जानते हैं कि हमारे देश में लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे हिंदी में हम लोग विधानसभा कहते हैं, और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, कुल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं, है ना। तो ये जो इलेक्शंस होते हैं, या पंचायत, आपने क्लास 6 में या पिछले कुछ क्लासेस में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि पंचायत इलेक्शंस भी होते हैं हमारे देश में, है ना, गाँव में, और शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए इलेक्शन होते हैं। तो ये जितने भी इलेक्शंस हमारे देश में होते हैं बच्चों, ये सारे इलेक्शंस जो होते हैं किस पर बेस्ड होता है? ये सारा इलेक्शन जो बेस्ड होता है दैट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। और ये किस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आर्टिकल्स हैं, तो उसमें से आर्टिकल 326 आपको याद रखना है। आर्टिकल 326 यहाँ पर इसका जिक्र है, यहाँ से भी एक सवाल आ सकता है, तो आपको ये अंडरलाइन कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट यू नीड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली एक एरिया को कहते हैं,
जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक स्टेट है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक्स स्टेट है ये। अब इस स्टेट को ऐसे छोटे 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 एरियाज में ऐसे ऐसे बांट दिया जाता है, ठीक है। इन एरियाज को हम लोग, ये पार्टिकुलर कोई एक एरिया जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस वन एरिया इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, माफ कीजिएगा एक मिनट, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, किसी भी एरिया को कहते हैं, पार्टिकुलर एरिया को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसमें ये जितने भी छोटे छोटे एरियाज देख रहे हैं इनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, ठीक है। और ये किस बेसिस पर बांटा जाता है, ये पॉपुलेशन के, यानी कि वहाँ पर कितनी जनसंख्या है, कितनी आबादी है, उसकी बेसिस पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो लिखा है कि अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आपको वोट देना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा खुद को, ठीक है, ये याद रखना है आपको। हाउएवर वन इज बेयर्ड फ्रॉम वोटिंग इफ फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग सर्टेन सीरियस क्राइम। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 18+ हैं लेकिन आपने कुछ क्राइम वगैरह किया हुआ है ना, अगर आपने कुछ आपके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस वगैरह हैं तो आप वोट नहीं दे सकते, मतलब आपको रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ दिया गया है। अच्छा, उसके बाद आपको याद रखना है, देखिए अभी हाल ही में 2024 में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा का चुनाव में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में हमारे देश में एमपीज़ को इलेक्ट किया जाता है ना, जो लोकसभा के एमपीज़ होते हैं जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, है ना, उनको इलेक्ट किया जाता है। तो टोटल कितने एमपीज़ हैं हमारे देश में, अभी याद रखना है आपको, यहाँ से भी एक सवाल आ सकता है, 543। टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी जो है वो इलेक्ट होता है और लोग जो हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इसको जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, लोकसभा का चुनाव भी कहते हैं ना। तो 2024 में हमारे देश में भी जस्ट ही जनरल इलेक्शन हुआ समर में, है ना। और इसमें देखिए ये बहुत ही बड़ा डेटा है, देखिए हमारे देश में 980 मिलियन वोटर्स हैं, ठीक है, इतने वोटर्स थे और टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो लगभग इतना वोटर आप देख सकते हैं, ये कितनी बड़ी संख्या, 980 मिलियन वोटर्स, बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। यहाँ से एक सवाल जो आपको पूछ सकता है, हमारे देश में कितने टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा के, तो आपको याद रखना है 543, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोंट मिस आउट में देखिए क्या दिया हुआ, इसमें भी कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे देश में 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जिसका मतलब हुआ जो चुने हुए प्रतिनिधित्व है ना, जिनको कि हम लोग इलेक्ट करते हैं इलेक्शन में, वो 3.1 मिलियन है, ये भी बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। और उसमें से 1.3 मिलियन जो है वो वुमेन है, यानी कि महिलाएं हैं, ठीक है। और अगर हम लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात करें तो ये 2,50,000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, छोटा सा फैक्चुअल चीज़ है, एग्जाम में तो ऐसी चीज़ें नहीं पूछते हैं, बट फिर भी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा इससे कि हमारे देश में कितने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी एमएलए जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, हमारे देश में कितने वोटर्स हैं। तो ये सारा चीज़ आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना, एक आइडिया लग जाएगा आपको। आगे पढ़ते हैं कि वी नीड एन एलाबरेट एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम टू मैनेज दिस मैसिव एक्सरसाइज एंड इंश्योर दैट द इलेक्शंस टेक्स प्लेस फेयरली एंड फ्रीली, ठीक है। तो इतनी बड़ी जो संख्या है हमारे देश में, इतने सारे जो वोटर्स हैं, अब उसको मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ा टास्क आप कह सकते हैं, हमारे देश में इलेक्शन कमीशन होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में, है ना। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे हम लोग क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो इतना बड़ा जो वोटर का एक संख्या है, एक नंबर है, इसको मैनेज करना, इलेक्शंस करवाना पूरे देश में एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम की ज़रूरत होती है ना। तो वही इसमें दिया हुआ है। सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल ब्रीफली एक्सप्लोर हु कैन वोट, अ फ्यू ऑफ टाइप्स ऑफ इलेक्शन एंड वी हैव द इलेक्टोरल सिस्टम एंड हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सिंपल सा चीज़ें हैं कि कौन से लोग वोट दे सकते हैं, इलेक्शंस के टाइप देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के इलेक्शंस इस चैप्टर में दिए गए हैं, जैसे लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, है ना, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एक और डोंट मिस आउट दिया हुआ, ये भी देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली 13% ऑफ इंडियंस वेयर अलाउड टू वोट, ठीक है, मात्र 13%, मात्र हमारे देश के 13% लोग ही ऐसे थे आज़ादी से पहले, यानी कि बिफोर 1947 हमारे देश में मात्र 13% लोग ही ऐसे थे जिनको कि वोट देने का अधिकार था।
इसका मतलब हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि हमारे देश में आज़ादी से पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था? तो नहीं था ना, है ना। आज़ादी के बाद जो है हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सबसे पहला चीज़ हमने जो डाला अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि ये चीज़ हमें नहीं मिल रहा था, है ना। आज़ादी से पहले हमारे देश में ये सारी चीज़ें नहीं थी, केवल 13% लोग ही ऐसे थे जिनको कि वोट देने का अधिकार था, है ना। सो इंडिया वॉज अमॉन्ग द अर्ली नेशंस टू ग्रांट वुमेन राइट टू वोट। ये भी देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको याद रखना है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हुए बच्चों जहाँ पर कि महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़ी, महिलाओं को वोट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसे कई सारे आपको जैसे एक बुक में दिख रहा होगा यूएसए का, देखिए 1930 का एक पिक्चर दिया हुआ है, 1913 का। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं महिलाएं जो हैं वो लड़ाई लड़ रही है, आंदोलन कर रही है वोटिंग के लिए। लेकिन हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू किया, बनकर जब हमारा तैयार हो गया, तो हमने सब लोगों को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमने सबको बराबर राइट टू वोट दिया। ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है स्विट्जरलैंड का आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ की महिलाओं को 1971 में जाकर जो है वोटिंग राइट मिलता है, यानी कि उन्हें काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। ठीक है, उन्हें काफ़ी सारा आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर जो है वहाँ की महिलाओं को, वहाँ की वुमेन को वोट देने का अधिकार मिला। तो हम लोग अपने जो देश की एग्जाम्पल है ना, इससे क्या समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, उनका विज़न कितना मतलब कह सकते हैं डीप था, है ना, कितना मतलब ऊंचा विज़न था। इससे हमें ये समझ में आता है ना। तो बस यही दिया गया है इसमें, आपको ये याद रखना है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। अच्छा, उसके अलावा एक और थोड़ा सा ये दिया हुआ, लेट्स एक्सप्लोर में ये भी देख लेते हैं कि 1947 में हमारे देश में जो लिटरेसी रेट था वो 14% था केवल, यानी कि हमारे देश में केवल 14% लोग ही जो थे वो पढ़े लिखे थे, और उसमें से 8% जो विमेन थी दे वर एजुकेटेड, ओनली 8% विमेन। यानी कि टोटल अगर आबादी की बात करें तो 14% जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, और महिलाओं में केवल 8% वुमेन ही पढ़ी लिखी थी। तो कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे लोग भी थे हमारे देश में या बाहर में, जिन लोगों ने ये चीज़ आर्ग्यू किया कि राइट टू वोट जो है ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है ना, कि सम आर्ग्यूड दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन ओनली टू लिटरेट पीपल। लिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, लेकिन जरा सोचिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सबको, चाहे वो पढ़े लिखे हो नहीं हो, सबको उन्होंने वोट देने का अधिकार दिया। ठीक है, तो आपको सोचना है इस पर, आप खुद से सोचिए कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मे हैव डिसाइडेड ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इटसेल्फ। ठीक है, कि जब हम लोग आज़ाद हो गए उसी समय से लेकर जो है उन लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ठीक है, ताकि सब लोग, इसका सिंपल सा आंसर अगर मैं मेरी तरफ से आप जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, ताकि सारे लोग जो हैं वो वोट दे सके। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बच्चों? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का रूल, पीपल्स रूल। तो लोग मतलब कौन से लोग? लोग मतलब सारे लोग, है ना। लोग का मतलब यहाँ पर नहीं हुआ कि कुछ ही लोग, लोग मतलब एवरी पर्सन ऑफ दैट कंट्री, है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन लोगों ने हमें, मतलब जितने भी हमारे देश के लोग थे, है ना, सबको वोट देने का अधिकार दिया। तो यही दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक सवाल आ सकता है। एक माइंड मैप दिया हुआ है आपके बुक में, तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक सवाल आ सकता है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको अच्छे से समझना है और आपके एग्जाम में इसको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ में मत लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में जब आप लिखते हैं तो जो टीचर होते हैं, ठीक है, तो टीचर को बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती है। तो ऐसे में अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो उनको पढ़ने में हो सकता है कि थोड़ा समय लगे। तो अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ें भी लिखी है तो हो सकता है वो स्किप कर दे इस चीज़। लेकिन अगर आप अपने आंसर को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं, तो उससे पढ़ने में आसानी होती है ना, उससे जल्दी वो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप अपना आंसर लिखें, चाहे वो साइंस हो या सोशल साइंस हो या कोई भी अदर लैंग्वेज पेपर हो, तो आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे।
ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस में क्या है, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस हम लोग समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंस दिया है कि पीपल पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर एरिया, है ना। देखिए मैं सिंपल से समझाता हूँ आपको, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये क्या क्या चीज़ें दे दी गई है ना। बहुत ही साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहला दिया है कि फॉस्टर्स सिविक इंगेजमेंट। सिविक मतलब होता है लोग, पीपल। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या होता है, बेसिकली हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे उस एरिया में मान लीजिए रोड नहीं है या नाली नहीं है या पानी की समस्या है या और भी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो आप उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपस लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करके। कैसे? तो आपस में लोग आकर बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। जो वहाँ के एमपी हैं, एमएलएज हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनसे बातें होंगी, है ना। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, अपने प्रॉब्लम को खुद से वो सॉल्व कर सकते हैं, अपने एरियाज़ को, प्रॉब्लम को वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन द सॉल्विंग, मतलब एक साथ बैठ के सब लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये पहला दिया हुआ है। दूसरा है एवरीवन इज इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेकंड पॉइंट है, एवरीवन इज इक्वल। ये जो कॉन्सेप्ट है एवरीवन इज इक्वल, मतलब सब लोग बराबर हैं। ये हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से समझ सकते हैं कि नहीं। सोचिए हमारे देश में सब लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, है ना, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार है। सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सामने बराबर हैं, इक्वल है। तो ये उस चीज को दर्शाता है ना। तीसरा जो है वो है, थर्ड पॉइंट जो है वो है एवरी वंस वॉइस मैटर, है ना। हमारे देश में हर नागरिक का जो आवाज है, हर नागरिक की जो मांगे हैं, हर नागरिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ मैटर करता है। ये नहीं, ये देश जो है बच्चों, ये हमारा जो देश है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये हर नागरिक का है। हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, ये देश हर नागरिक का है ना, ये हर भारतीय का है। तो इसीलिए हर नागरिक का जो आवाज है वो मैटर करता है ना। तो इसमें वही लिखा है कि ऑल कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग द नेशंस फ्यूचर। हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के नेशन के फ्यूचर को डिसाइड करना ये हर नागरिक का कर्तव्य है ना। हर नागरिक इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यही इसमें दिया गया है। फोर्थ पॉइंट समझते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आंसरेबल टू द इलेक्टोरेट। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, है ना। वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हुआ एमपी या एमएलए, है ना। हम लोग अपने, या पंचायत में जो होता है हमारा सरपंच या प्रधान वगैरह, उप प्रधान, ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, या वार्ड मेंबर्स वगैरह। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम लोग जो चुनते हैं, तो वो हमारे, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है। तो आंसरेबल का मतलब यही हुआ यहाँ पर कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने चुना है चुनाव में वोट देकर, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये होता है। और हम लोग कैसे इसको सुनिश्चित करते हैं? उनको वोट देकर। अगर वो काम नहीं करते तो हम लोग क्या करेंगे? फिर अगले चुनाव में उनको वोट नहीं देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। तो इस तरीके से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको अपना काम करना होता है। उनको जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उनको अपना जिम्मेदारी का पूरी तरीके से काम करना होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है आपको याद रखना है, फिफ्थ पॉइंट है पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर, है ना। इसमें क्या इसका दिया हुआ पॉइंट आपको समझना है कि पीपल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट एंड हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंट देम, है ना। तो हम, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं वो किस तरह का भविष्य चाहते हैं, वो अपना भविष्य किधर देखते हैं, कहाँ देखते हैं, है ना। तो ये उनको हक है, उनको अधिकार है कि वो अपने फ्यूचर को डिटरमाइन कर पाए, अपने भविष्य को बना पाए, है ना, कि अपना भविष्य वो कैसा चाहते हैं। तो हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वोट देकर, हम लोग वोट देकर इलेक्शन में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। आया समझ में? तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत है किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊं, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेना है। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज,
दूसरा जो यहाँ से सवाल बन सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं अगला जो इसका पार्ट है, जो अगला मतलब अगला जो टॉपिक है, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूँ, अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए एड्यू का हाउस। बहुत बहुत धन्यवाद।